तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना रीजन में। और इसके पहले 2 वीडियोस मैंने किए हैं इस चैप्टर के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख लें, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आपने उन वीडियोस को पढ़ लिया है तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने डिजीज़ के ज़रिए और या फिर हाइजीन के ज़रिए किस तरीके से रेजिस्टेंस किया, फ्रेंच एक तरीके से इम्पीरियलिज्म का या फिर कॉलोनियलिज्म का। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन वाज नॉट द ओनली स्पेयर ऑफ एवरीडे लाइफ इन विच सच पॉलिटिकल बैटल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म वेयर फाउट। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही एकमात्र जरिया था या फिर एकमात्र ऐसा जरिया था, तरीका था जिससे कि वियतनामीज लोगों ने कॉलोनियल रूल का विरोध किया था। तो जैसा कि पिछले वीडियो में या फिर पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एजुकेशन या फिर स्कूल कॉलेजेस जो थे वो एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से बैटल ग्राउंड बन चुका था अपना एक विरोध दर्ज कराने का या फिर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ विरोध करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के ज़रिए लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे थे या फिर रेजिस्टेंस कर रहे थे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। इसके अलावा भी बहुत तरीके थे जिसके ज़रिए लोग जो है वो एक तरीके से विरोध कर रहे थे। इन मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस वेयर वी कैन सी द वेराइटी ऑफ स्मॉल वेज इन विच द कॉलोनाइज्ड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे या फिर बहुत सारे वेज थे जिसके ज़रिए लोगों ने अपने विरोध को दिखाने की कोशिश की थी या फिर एक तरीके से विरोध करने की कोशिश की थी। तो इसके अंदर टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 3.1, जिसका नाम है प्लेग स्ट्राइक्स हनोई। तो देखिए, हनोई जो है वो एक शहर है वियतनाम का, और उस समय में हनोई में प्लेग बीमारी फैल चुकी थी, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके ज़रिए किस तरीके से लोगों ने रेजिस्टेंस किया था, किस तरीके से उसका यूज़ करते हुए लोगों ने रेजिस्टेंस किया था, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। टेकिंग द केस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, व्हेन द फ्रेंच सेट अबाउट क्रिएटिंग अ मॉडर्न वियतनाम दे डिसाइडेड टू रिबिल्ड हनोई। तो देखिए, हम अब बात कर लेते हैं हाइजीन और हेल्थ की, और इसके ज़रिए किस तरीके से विरोध हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, फ्रेंच जो थे वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको मॉडर्न बनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उन्होंने कहा था कि ये जो इंडिया है ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, हम इसे नए मॉडर्न तरीके सिखाएंगे, नए मॉडर्न चीज़ें सिखाएंगे। तो देखिए, फ्रेंच जो थे, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, पिछले टॉपिक में पढ़ा कि फ्रेंच जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करके या फिर और भी तरीक़ों से वियतनाम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने फिजिकल तरीके से भी कहा कि हम मॉडर्न बनाएंगे वियतनाम को। वो कैसे? तो वो इस तरीके से कि हनोई को वो रीबिल्ड करेंगे, एक नया शहर बनाएंगे, हनोई का एक नया हिस्सा बनाएंगे, और उसके ज़रिए एक मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है या फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल है उसको वियतनाम में लाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए काफ़ी हाई आर्किटेक्चर स्किल्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स को लगाया गया था ताकि एक नया मॉडर्न सिटी बनाया जा सके हनोई का। और इसके बाद 1903 में, इन 1903 द मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई वाज स्ट्रक बाय ब्यूबोनिक प्लेग। तो देखिए, नया मॉडर्न सिटी तो बन गया और बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर बना। और लेकिन ये जो मॉडर्न हिस्सा था हनोई का, इसमें ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो फैल गया बहुत ही बड़े स्तर पर 1903 में। In many colonial countries, measures to control the spread of disease created social conflicts। तो देखिए, बहुत सारे कंट्रीज जो थे जिनको कि कॉलोनाइज किया गया था, वहाँ पर भी ये बीमारी फैला था, और वहाँ पर जो रास्ते अपनाए गए थे इस बीमारी को हटाने का और इस बीमारी को ठीक करने का या फिर कंट्रोल करने का, उसने एक तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट पैदा किया था। बट इन हनोई इवेंट्स टुक अप पिक्यूलियरली इंटरेस्टिंग टर्न। तो लेकिन जब हम हनोई की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही, हम कह सकते हैं, अलग कंडीशन यहाँ पर पैदा हो गई थी। The French part of Hanoi was built as a beautiful and clean city with wide avenues and well laid out sewer systems। तो देखिए, जो मॉडर्न पार्ट था हनोई का जिसमें कि फ्रेंच लोग रहते थे, उसको बनाया तो गया था, बहुत ही सुंदर बनाया गया था, बहुत ही साफ़ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत ही चौड़े चौड़े रास्ते थे, बहुत ही अच्छा एक सीवर सिस्टम बनाया गया था। और उसके मुकाबले जो आपका लोकल एरिया था, मेरा मतलब है जो पुराना एरिया था, वाइल द नेटिव
नेटिव क्वार्टर्स। इसका मतलब हुआ कि जो पुराने एरिया थे जहाँ पे जो वियतनामीज़ रहते थे उनको किसी भी तरीके के मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए गए थे। वो जैसे पहले रहते थे बिल्कुल उसी स्तर पर उन्हें छोड़ दिया गया था। द रिफ्यूज फ्रॉम द ओल्ड सिटी ड्रेन्ड स्ट्रेट आउट इनटू द रिवर ड्यूरिंग हेवी रेन्स और फ्लड्स ओवरफ्लोड इनटू द स्ट्रीट्स। तो देखिए जो ओल्ड सिटी था यानी पुराना जो शहर था हनोई का, उसमें जो सीवर सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था, एक तरीके से बहुत ही ख़राब था। और इस वजह से तो जो लोग जो अपना घर से कचरा निकालते थे या फिर जो पानी छोड़ते थे गंदा पानी, वो डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता था सीवर सिस्टम के ज़रिए। और अगर हेवी रेन्स हो जाते थे या फिर फ्लड्स हो जाते थे और इस वजह से वो एक तरीके से स्ट्रीट्स पर खुलकर बहने लगते थे। दस वाट वाज इंस्टॉल्ड टू क्रिएट अ हाइजीनिक इन्वायरमेंट इन द फ्रेंच सिटी बिकेम द कॉज ऑफ प्लेग। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि फ्रेंच सिटी को हाइजीनिक बनाने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए जो चीज़ लगाया गया था, क्या, सीवर सिस्टम, वही आगे चलकर प्लेग का एक तरीके से रीजन बन गया। द लार्ज सीवर इन द मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी, अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, वेयर एन आइडियल एंड प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स। तो देखिए जो लार्ज सीवर सिस्टम बनाया गया था हनोई के मॉडर्न पार्ट में, वो एक तरीके से आधुनिकता का एक तरीके से सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये देखिए ये होता है आधुनिक चीज़, ये होता है आधुनिक। लेकिन यही जो चीज़ थी वो चूहों के लिए एक तरीके से आइडियल इलाका बन गई, आइडियल रास्ता बन गई, आइडियल बन गई, जहाँ पर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते थे, ब्रीड कर सकते थे। और इसके साथ ही ये एक ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में भी आ गई चूहों के लिए, जहाँ से जो चूहे थे वो पूरे शहर में बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से मूव कर सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। और इसके बाद जो रैट्स थे वो जो वेल केयर्ड होम्स थे फ्रेंच लोगों के लिए, जो कि बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे तरीके से रखे गए थे, वहाँ पर ये चूहे एंटर करने लगे सीवेज पाइप्स के ज़रिए और इस एक तरीके से बीमारी को फैलाने लगे। इसके बाद अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3.2, द रैट हंट। तो रैट हंट यानी कि चूहों को मारने का प्रोसेस। तो आखिर इस रैट हंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका रीज़न ये था कि चूहे इतनी ज़्यादा संख्या में हो चुके थे और हमेशा घरों में एंटर करते रहते थे कि, और बीमारी इतना ज़्यादा फैल चुका था कि सरकार को मजबूरी में जाकर ये फैसला लेना पड़ा कि चूहों को मरवाने का प्रोसेस शुरू करना पड़ा। टू स्टेम दिस इन्वेजन और रैट हंट वाज स्टार्टेड इन 1902। यानी चूहों का जो इन्वेजन एक तरीके से हो रहा था सभी घरों में, सभी इलाकों में, इसको रोकने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए 1902 में एक तरह का रैट हंट शुरू किया, जिसमें कि चूहों को मारने का प्रोसेस शुरू किया गया। द फ्रेंच हायर्ड वियतनामीज वर्कर्स एंड पेड देम फॉर ईच रैट दे कॉट। और इसके लिए जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने वियतनामीज़ वर्कर्स को हायर किया और उन्होंने उन्हें पे करना शुरू किया हर एक चूहे पर, यानी जितने चूहे पकड़ेंगे उतने पैसे उन्हें मिलेंगे। रैट बिगेन टू बी कॉट इन थाउजेंड्स ऑन 30 मई फॉर इंस्टेंस 20,000 वेयर कॉट बट स्टिल देयर सीम टू बी नो एंड। तो देखिए जो रैट्स थे उनको हज़ारों की संख्या में पकड़ा जाने लगा और इसके बाद 30 मई को एक एग्जाम्पल के रूप में करीब 20,000 चूहों को पकड़ा गया था। लेकिन इसके बाद भी एक तरीके से कोई एंड नहीं निकला, कोई भी अंत नहीं पता चला। फॉर द वियतनामीज द रैट हंट सेम टू प्रोवाइड एन अर्ली लेसन इन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। दोज हु डिड द डर्टी वर्क ऑफ एंटिंग सीवर फाउंड इफ दे केम टुगेदर दे कुड नेगोशिएट अ हायर बाउंटी। तो देखिए जो ये जो प्रोसेस था रैट हंट का, उसने वियतनामी जो वर्कर थे उनको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, तोल मोल करना एक तरीके से उसने सिखा दिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर वो एक साथ मिलजुल कर काम करें तो वो आसानी से एक तरीके से बार्गेन कर सकते हैं और हायर उन्हें बाउंटी मिल सकता है, हायर पैसा मिल सकता है हर एक चूहे के ऊपर। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड इनोवेटिव वेज टू profit from this situation. The bounty was paid when a tail was given as a proof that a rat had been killed. तो देखिए उन्होंने कई नए तरीके भी निकाले जिससे वो अपना प्रॉफिट जो है वो इस सिचुएशन से निकाल सके। वो कैसे? तो देखिए बाउंटी जो था यानी जो इनाम था वो तब दिया जाता था जब वो चूहे की पूंछ को काट कर लाते थे प्रूफ के रूप में और उसे जमा करते थे।
तो इस वजह से जो रैट कैचर्स थे, जो कि चूहों को पकड़ने का काम करते थे, उन्होंने चूहों के सिर्फ पूंछ को काटना शुरू कर दिया और पूंछ काट कर वो चूहों को छोड़ देते थे, ताकि ये जो प्रोसेस है चूहों का ये लगातार चलता रहे और बार बार वो आए और पूंछ काट कर ले जाए और पैसे आसानी से बना लें। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चूहों को पालना शुरू कर दिया बहुत बड़ी संख्या में, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाउंटी कमा सके। Defeated by the resistance of the weak, the French were forced to scrap the bounty program. None of this prevented the bubonic plague which swept through the area in 1903 and in subsequent years. तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस लोगों का था, जो वर्कर्स का रेजिस्टेंस था, इससे परेशान होकर तो फ्रेंच लोग जो थे उन्हें ये बाउंटी प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। और इसमें से कोई भी जो तरीका था वो ब्यूबोनिक प्लेग को रोकने नहीं पाया, जो कि 1903 और उसके आगे के सालों में पूरे इलाके में फैल गया। In a way, the rat menace marked the limit of French power and contradiction in their civilizing mission. तो देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो चूहे लोग थे, इन्होंने ही एक तरीके से फ्रेंच लोगों को हरा दिया और उनका पावर लिमिट एक तरीके से दिखा दिया, और उनके जो सिविलाइजिंग मिशन की बात हो रही थी उसको एक तरीके से कंट्राडिक्ट कर दिया। And the action of the rat catchers tell us the numerous small ways in which colonialism was fought in everyday life. तो इसके अलावा जो रैट कैचर्स थे उनका जो एक तरीके से एक्शन था उसने हमें ये दिखाया कि किस तरीके से आम लोग जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से सरकार का विरोध कर रहे थे। इसके बाद टॉपिक नंबर 4, रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी धर्म को किस तरीके से यूज़ किया गया था सरकार का विरोध करने के लिए, या फिर जो इम्पीरियल पावर थे, कॉलोनियल पावर थे, उनका विरोध करने के लिए। कॉलोनियल डोमिनेशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय कंट्रोल ओवर ऑल एरियाज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। तो जो कॉलोनियल डोमिनेशन था उसको एक्सरसाइज किया जा रहा था कि जो सभी एरियाज थे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के, उस सभी इलाकों में। लेकिन जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड वियतनाम मिलिटरली, बट दे ऑल्सो साउट टू रिशेप सोशल एंड कल्चरल लाइफ। देखिए सभी इलाकों में प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में लोगों को फेस करना पड़ रहा था फ्रेंच लोगों का कंट्रोल, लेकिन इसके अलावा जो मेन बात ये थी कि फ्रेंच जो थे उन्होंने वियतनाम को ऑक्यूपाई किया था ताकत के बल पर, मिलिट्री के बल पर, पावर के बल पर, और इसके बाद वो चाहते थे कि वियतनाम के सोशल और कल्चरल लाइफ को भी एक तरीके से सेव किया जाए, नया आयाम दिया जाए, नया तरीका दिया जाए। वाइल रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग colonial control, it also provided ways of resistance. Let us consider how this happened. तो देखिए जो रिलीजन था उसने एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कॉलोनियल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसने एक तरीके से रेजिस्टेंस का भी तरीका प्रोवाइड किया था लोगों को कि वो किस तरीके से बिलीव करें। Vietnam's religious beliefs were a mixture of Buddhism, Confucianism, and local practices. Christianity, introduced by French missionaries, was intolerant of this easygoing attitude and viewed the Vietnamese tendency to revere the supernatural as something to be corrected. तो देखिए वियतनाम का जो रिलीजियस बिलीफ था वो कई तरह के रिलीजन से प्रेरित था, या फिर एक हम कह सकते हैं मिक्सचर था। जैसे बुद्धिज़्म वहाँ फेमस था, कन्फ्यूशियनिज्म फेमस था, और वहाँ के लोकल प्रैक्टिसेस भी इसमें मिले हुए थे। तो क्रिश्चियनिटी जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच मिशनरीज़ द्वारा, वो इन सभी के साथ एक तरीके से इंटॉलरेंट था, और इन सभी जो वियतनामीज़ टेंडेंसी था या फिर वियतनामीज़ जो प्रैक्टिसेस थे इनको एक तरीके से बेकार समझता था, और चाहता था कि समझता था कि इन सभी को करेक्ट करना चाहिए या फिर सुधारना चाहिए। From the 18th century, many religious movements were hostile to the Western practices. तो देखिए 18th century के समय से ही बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मूवमेंट्स चलाए गए थे जो कि वेस्टर्न प्रैक्टिसेस या फिर वेस्टर्न गवर्नमेंट के खिलाफ थे। An early movement against French control and spread of Christianity was the Scholars Revolt in 1868. तो सबसे शुरुआती जो फ्रेंच रिलीजियस रिवोल्ट जो था क्रिश्चियनिटी के खिलाफ वो 1868 में हुआ था, जिसे कि हम स्कॉलर्स रिवोल्ट भी कहते हैं। तो ये जो रिवोल्ट था इसको ऑफिसल्स द्वारा किया गया था जो कि इंपीरियल कोर्ट में रहते थे, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। जो कैथोलिक जो धर्म था उसको प्रचार किया जा रहा था, और फ्रेंच पावर से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। इस वजह से उन्होंने इस रिवोल्ट को किया था। दे लेड अ जनरल अपराइजिंग इन
इसके बाद आगे करते हैं। गुआन एंड हेते प्रोविंसेस विच वेयर ओवर 1000 कैथोलिक्स वेयर किल्ड। तो देखिए इन प्रोविंसेस में उन्होंने एक तरीके का अपराइजिंग किया जहां पर करीब 1000 की संख्या में या फिर उससे ज़्यादा कैथोलिक लोगों की हत्या कर दी गई। कैथोलिक मिशनरीज हैड बीन एक्टिव इन विनिंग कन्वर्ट सिंस द अर्ली 17th सेंचुरी एंड बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी हैड कन्वर्टेड सम 300,000। तो देखिए जो कैथोलिक थे, वो कैथोलिक मिशनरीज थे, वो 17th सेंचुरी से ही अपने धर्म को बढ़ाने में लगे हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। और 18th सेंचुरी के मिडिल आते आते तक उन्होंने करीब 3 लाख लोगों को अपने धर्म में शामिल कर लिया था। और इसके बाद जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश तो कर दिया, लेकिन ये जो मूवमेंट था या फिर ये जो अपराइजिंग था उसने एक तरीके का इंस्पिरेशन के रूप में काम किया सभी देशभक्त लोगों के बीच में कि आप सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या फिर इस पूरे गवर्नमेंट या फिर जो कॉलोनियल पावर है उसका विरोध कर सकते हैं। द एलिट्स इन वियतनाम वेयर एजुकेटेड इन चाइनीज एंड कन्फ्यूशियनिज्म बट रिलीजियस बिलीव्स एमंग द पेजेंट्री वेयर शेप्ड बाय वेराइटी ऑफ syncretic tradition that combined बुद्धिज्म एंड लोकल बिलीव्स। तो जो एलिट थे वियतनाम के, यानी जो टॉप क्लास के लोग थे, वो चाइनीज़ में उनका एजुकेशन था या फिर वो चाइनीज़ यूज़ करते थे और इनके अलावा जो धर्म के रूप में कन्फ्यूशियनिज्म को यूज़ करते थे। लेकिन जो रिलीजियस बिलीफ था पेजेंट्री के बीच में, यानी किसानों के बीच में, आम आदमी के बीच में, उसको शेप दिया गया था बहुत अलग अलग ट्रेडिशन से, और जिसमें कि मिक्सचर था बुद्धिज़्म का और लोकल बिलीफ का। देयर वेयर मैनी पॉपुलर रिलीजन्स इन वियतनाम डैट वेयर स्प्रेड बाय पीपल हु क्लेम टू बी सीन अ विजन ऑफ गॉड। तो देखिए वियतनाम में बहुत अलग अलग तरह के धर्म प्रचलित थे और ये सभी धर्म उन लोगों द्वारा प्रचलित किए गए थे जिनका ये दावा था कि उन्होंने भगवान को देखा है या फिर भगवान से वो मिले हैं। Some of these religious movements supported the French but other inspired movements against the colonial rule। इसमें से बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जिन्होंने फ्रेंच को सपोर्ट किया, लेकिन ज़्यादातर जो मूवमेंट जो थे उन्होंने फ्रेंच रूल को एक तरीके से विरोध करने के लिए लोगों को इंस्पायर किया। One such movement was How How। It began in 1939 and gained great popularity in the fertile Mekong Delta area. It draw on religious ideas popular in anti-French uprising of the 19th century। तो देखिए इसी तरीके का एक मूवमेंट था हाउ मूवमेंट, जो कि हुआ था आपका मेकोंग डेल्टा रीजन में, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इस रीजन में, और ये शुरुआत हुआ था 1939 में। तो ये जो था ये रिलीजियस आइडियाज़ के ज़रिए हुआ था और ये एंटी फ्रेंच अपराइजिंग में इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। इसके बाद द फाउंडर ऑफ हाउ वाज अ मैन कॉल्ड युआन फू सो। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। ही परफॉर्म्ड मिरेकल्स एंड हेल्प द पुअर। ये जादू टोना करता था और गरीबों की मदद करता था। हिज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूजलेस एक्सपेंडिचर हैड अ वाइड अपील। ही ऑल्सो अपोज द सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स, गैम्बलिंग एंड यूज ऑफ अल्कोहल एंड ओपियम। तो देखिए ये जो व्यक्ति था ये बेकार खर्चों का विरोध करता था। इसके अलावा बच्चों का शादी के लिए जो बेच दिया, जैसे हम कह सकते हैं बाल विवाह, सिंपली हम समझ सकते हैं बाल विवाह के ये खिलाफ था। और इसके अलावा जुआ खेलना या फिर अल्कोहल का यूज़ करना या फिर हम कह सकते हैं अफीम का यूज़ करना, ये विरोध करता था। द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय यूना फूसो। दे डिक्लेयर्ड हिम मैड, कॉल्ड हिम मैड बोन्जे। तो देखिए जो फ्रेंच लोग थे इन्होंने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने इस व्यक्ति को यानी जो यूना फूसो था इसको पागल घोषित कर दिया और इसे मैड बोन्जे कहने लगे और इसको मेंटल असाइलम में डाल दिया, यानी पागल खाने में डाल दिया। तो लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस डॉक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस व्यक्ति को पागल घोषित किया जाए, लेकिन वो फाइनली 1941 में वही डॉक्टर जो था वो उसका एक
उसका फॉलोअर बन गया, उसका फॉलोअर बन गया। और फाइनली 1941 मैंने पहले कह दिया, वो नहीं होगा, वो पहले ही फॉलोअर बन गया। और 1941 में यहाँ तक कि जो फ्रेंच डॉक्टर्स थे उन्होंने इस व्यक्ति को नॉर्मल घोषित कर दिया, कह दिया कि वो पागल नहीं है। तो इस वजह से जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ थे, फ्रेंच सरकार थी वियतनाम में, उन्होंने इस व्यक्ति को लाओस भेज दिया एक्साइल में, यानी कि देश से निकाल दिया। और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स मुझे लगता है कि आपको पता होगा क्या होते हैं। कंसंट्रेशन कैंप्स वैसे एरियाज होते हैं जहाँ पर एक तरीके से विद्रोहियों को रखा जाता है, या फिर जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उनको रखा जाता है। और इन जगहों पर रखने के लिए उनके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं चलाया जाता है और किसी भी तरीके का आरोप उनके ऊपर होना जरूरी नहीं है। Movements like this always had a contradictory relationship with mainstream nationalism. Political parties often drew upon their support but were uneasy about their activities. They could neither control or discipline these groups nor support their ritual and practices. तो देखिए जी, ये इस तरीके के जो मूवमेंट्स थे वो एक तरीके से बहुत ही उनका कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप था मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म से। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वो इन मूवमेंट से सपोर्ट तो लेते थे, लेकिन ये इनके एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ही एक तरीके से चिंतित थे। वो डायरेक्टली इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे या फिर डिसिप्लिन भी नहीं कर सकते थे कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है। और इनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। येट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट्स इन द अराउजिंग एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। लेकिन इन सभी वजहों से ऐसा नहीं है कि जो एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट हुआ था उसको एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, नहीं। इन मूवमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी एंटी इम्पीरियल मूवमेंट को एक तरीके से बढ़ाने में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, द विज़न ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।